हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू मैथमेटिक्स सेशन में। और आज पढ़ने जा रहे हैं हम समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणियाँ जो है क्लास 10 में चैप्टर नंबर 5 है, इसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी जैसे कि नाम से ही हमें पता हो रहा है कि समान अंतर, मतलब एक ऐसी श्रेणी जिनके पदों में समान अंतर हो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं बेहद खूबसूरती से। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं? समांतर श्रेणियाँ होती हैं वे श्रेणियाँ जिनके पदों में एक निश्चित यानी सर्वसारवंतर होता है, मतलब जिसके सभी पदों में जो अंतर है वो कैसा हो, सभी यानी समान हो। यहाँ पर हमें दी गई है कि समांतर श्रेणी जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी के नाम से जानते हैं। अतः एक समांतर श्रेणियों की एक ऐसी सूची होती है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसके प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, और यह एक संख्या एपी का सर्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाती है। याद रखिए कि जो है यह ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकती है। तो ये कुछ हमें जो है सर्व यानी समांतर श्रेणी के कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। और सूची की प्रत्येक संख्या को हम पद कहते हैं, और ये हमारे पास जितने भी जी संख्या अंक दिए गए हैं, संख्या दिए गई हैं, ये सभी समांतर श्रेणी के क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं। और इसे हम एक निश्चित पर जोड़ने या घटाने पर जो है प्राप्त कर सकते हैं। वह क्या कहलाती है, हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी जो होती है, समांतर श्रेणी इस प्रकार से होती है कि पहले उसका पद प्रथम पद ये होता है, फिर उसमें यदि हम डी जोड़ते हैं तो दूसरा पद, इस प्रकार तीसरा पद, चौथा पद। इसी प्रकार से हम एक जो है समांतर श्रेणी यानी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है जहाँ ए पहला पद और डी जो है सर्वांतर कहलाता है। इसे हम एपी का व्यापक रूप कहते हैं। तो ये जो है हमारा क्या है, एपी का व्यापक रूप है। पहला पॉइंट आपको जो है याद करने लायक क्या है कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसके प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। दूसरा है कि वह संख्या जो है कौन सी संख्या जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त होता है, तो वह होता है हमारा सार्वंतर। मतलब जब हम सार्वंतर को जोड़ेंगे तब हमें अगला पद प्राप्त होता है, और यह सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। और दूसरी बात है कि इसका जो है ये व्यापक रूप होता है, और इसी के जरिए जो है हम क्या कर सकते हैं, एक समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं, निर्माण क्रिएट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती हैं। तो समांतर श्रेणी हमारी निम्न दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है परिमित और दूसरी होती है अपरिमित श्रेणी। तो परिमित श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, यानी जिनमें पदों की संख्या लिमिटेड होती है उसे क्या बोलते हैं हम, परिमित श्रेणी। और जिसमें पदों की संख्या कैसी हो, अनियमित हो, मतलब उनमें पदों की संख्या कोई अता पता नहीं है, कहाँ तक संख्या यानी कहाँ तक पद जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि ध्यान दीजिए कि उपयुक्त उदाहरणों जो हमें पिछले यहाँ पर ए और ई उदाहरण दिए गए हैं, यानी ए वाले उदाहरण है, ए और ई जो है हमारे पास पदों की संख्या परिमित ऐसी एपी को हम क्या कहते हैं, परिमित एपी कहते हैं। मतलब सीधा सीधा ये कि जिनमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित होती है, उसे क्या कहते हैं, हम परिमित श्रेणी कहते हैं। मान लो कि हमारी जो है एपी श्रेणी यहाँ से शुरू हो रही है और फिर हमारी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, तो इसमें पदों की संख्या हमें पता है कि यहाँ पर पदों की संख्या 10 से आगे नहीं जा रही है। लेकिन यदि हम अपरिमित श्रेणी देखें, मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसका कोई अंत, जिसके पदों का कोई अंत ना हो, उसे क्या कहते हैं, हम एक अपरिमित श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ तक था हमारा एपी श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमारे दो टाइप होते हैं, पहला तो होता है परिमित, दूसरा होता है अपरिमित। परिमित जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है उसे हम परिमित श्रेणी कहते हैं। अपरिमित जिसमें पदों की संख्या सीमित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, अपरिमित श्रेणी कहते हैं। यानी समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसका प्रत्येक पद अपने एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तथा इस निश्चित संख्या को हम एपी का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसे हमेशा डी से व्यक्त करते हैं। और यह धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। और किसी भी एपी का जो प्रथम पद होता है वह उसका ए कहलाता है। क्या कहलाता है, ए। और दूसरा जो पद होता है उसे हम ए2 बोलते हैं, तीसरा होता है ए3, और चौथा जो होता है उसे हम ए4 बोलते हैं। इसी प्रकार से जो होते हैं हमारे श्रेणी के पद अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हमारा श्रेणी होती क्या है। वैसे ही आपको नाम से पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी मतलब जिनमें पदों, जिसके पदों में अंतर कैसा हो, समान हो, उसे क्या बोलते हैं, हम समांतर श्रेणी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 1 से। उदाहरण नंबर 1 क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में दिया गया है कि 3/2
कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2 के लिए प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उस श्रेणी में जो दिया जाता है वहीं उसका क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। तो इस एपी श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा, 3/2। इस एपी का जो प्रथम पद होगा वह होगा हमारा 3/2। और इसका जो हम सारवंतर देखेंगे, सारवंतर डी जो हम ज्ञात करते हैं वो करते हैं हम दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटा देते हैं, या यूं कहें कि अगले वाले पद में से हम पिछला वाला पद घटा देते हैं, तो हमें जो है अपना सारवंतर डी मिल जाता है। यदि हम यहाँ से इस वाले पद को घटाएं तो भी मिल जाएगा, यदि हम -3/2 में से -1/2 को घटाएं तो भी मिल जाएगा। यानी हमारा कहने का मतलब है कि अगले वाले पद में से पहले वाला पद घटाते हैं तो हमें सारवंतर डी मिल जाता है। और जो हमारा प्रथम पद होता है तो वो तो हमें पहले से ही दिया जाता है कि श्रेणी का जो भी प्रथम यानी जो भी पहला पद होगा वहीं उसका जो है प्रथम पद हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि जो है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होगा इसमें 3/2, और इसमें कह रहा है कि सारवंतर डी मतलब हमें अगले वाले पद में से पिछले वाला पद घटा देना है। यहाँ पर आप देखिए कि इसमें से दूसरे वाले पद में से यानी 1/2 में से इन्होंने पिछला वाला पद यानी -3/2 घटा दिया है, तो यहाँ पर -1 आ जाता है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से ए और डी के मान मिल जाते हैं। बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे जो उदाहरण नंबर 2 दिया गया है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन सी एपी नहीं है, यानी कौन कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है, यदि इनमें कोई एपी श्रेणी हो तो उनके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल किस प्रकार करना है हम आपको बताते हैं। तो प्यारे बच्चों उदाहरण नंबर 2 है हमारे पास, उदाहरण नंबर 2, और इसमें कह रहा है कि इसमें हमें 4 श्रेणियाँ दी गई हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी समांतर श्रेणियाँ हैं और कौन कौन सी समांतर श्रेणियाँ नहीं है। तो सबसे पहले हमें श्रेणी दी गई है 4, 10, 16, 22 ... इस प्रकार से हमें एक श्रेणी दी गई है। और ये श्रेणी किस प्रकार की होगी, अपरिमित श्रेणी, क्योंकि इनमें पदों की संख्या जो है चारों की चारों जो श्रेणियाँ होंगी वो अपरिमित होंगी, क्योंकि इनमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, पदों की संख्या लिमिटेड नहीं है। तो और इसमें हम सबसे पहले अंतर ज्ञात करेंगे। यदि इन पदों में समान अंतर मतलब इन पदों में समान अंतर होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है। और यानी इनके पदों में, और यदि इनके पदों में समांतर यानी समान अंतर नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो किस प्रकार से हमें समांतर श्रेणी का यानी जांच करनी है, तो इस प्रकार से करेंगे हम डी यानी जो हम यानी सारवंतर निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं, यानी A2 जो हमारा दूसरा पद होगा उसे हम A2 बोलते हैं, पहले वाले पद को A1, तीसरे वाले पद को A2, चौथे वाले पद को A4, इस प्रकार से हम पाँचवें पद को A5, छठे पद को A6 के नाम से पुकारते हैं। तो हम A2 में से A1 घटाएंगे, यानी हम घटा सकते हैं D बराबर A2 का जो मान होगा वो कितना होगा 10 माइनस A1 का जो मान होगा वो कितना होगा 4। तो हमारे पास जो D का मान आएगा वो कितना आएगा 6, यानी इन पहले 2 पदों में अंतर कितने का है 6 का। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 3 पदों के बीच में अंतर यहाँ पर देख लेंगे और उस के आधार पर हम बोल देंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो अब हम जो है इस तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा के देख रहे हैं, यदि इनमें भी अंतर जो है समान आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये एक समांतर श्रेणी है। तो इसमें भी जो अंतर है वो कितने का आ रहा है हमारे पास 6 का। आगे देख लेते हैं हम D बराबर A4 माइनस का A3, यानी D बराबर A4 यानी 22 माइनस का 16, तो D इसके भी हमारा जो D बराबर आ रहा है वो कितना आ रहा है 6, यानी इनके पदों में जो अंतर वो कैसा आ रहा है समान आ रहा है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है। मतलब सीधी सीधी बात है, यदि पदों में अंतर समान है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी श्रेणी वो कैसी है समांतर श्रेणी है। अतः हम बोल सकते हैं अतः दी हुई श्रेणी एपी श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, एपी श्रेणी है। तो इस प्रकार से जो है हम सवालों को यानी श्रेणियों को पता लगा सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं। इसी प्रकार से हम दूसरी श्रेणी को लेते हैं, और दूसरी श्रेणी क्या दी गई है हमारी, दूसरी श्रेणी दी गई है हमारे पास 1 -1 -3 -5 ... इस प्रकार से हमें श्रेणी दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अंतर पता करेंगे। यदि इन पदों में क्या है अंतर समान है तो क्या कर देंगे हम, यह एक एपी श्रेणी है। और यदि इनमें अंतर समान नहीं तो हम बोल देंगे कि यह एक एपी श्रेणी नहीं है। तो क्या करेंगे हम, पहले 2 पदों में अंतर ज्ञात करेंगे यानी A2 माइनस का A1, दूसरे वाले पदों में अंतर ज्ञात करेंगे यानी A3 माइनस का A2, और इसी प्रकार से हम जो है तीसरे वाले
यानी तीसरे यानी चौथे और तीसरे पद में भी अंतर ज्ञात कर लेंगे, यानी A4 माइनस का A3, इस प्रकार से करेंगे। तो आगे करते हैं हम और यहाँ पर रखते हैं, तो D बराबर A2 यानी माइनस का 1 माइनस पहले पद यानी पहला पद यानी हमारा एक होगा -1 माइनस का 2, यानी प्रथम दो पदों में जो अंतर है वो कितना है माइनस का 2। अब हम अंतर इनमें ज्ञात करेंगे, तो माइनस यानी जो होगा हमारा तीसरा पद क्या है माइनस का 3 माइनस दूसरा पद क्या है माइनस का 1 इसमें से हमें घटाना है, तो माइनस का 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो D बराबर क्या आएगा माइनस का 2। अब हम इसमें अंतर ज्ञात करते हैं, तो D बराबर A4 कितना है हमारा माइनस का 5 माइनस A3 कितना है माइनस का 3, तो इसमें से हम -3 घटाएंगे, तो D बराबर माइनस का 5 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर D का जो मान आएगा वो कितना आएगा माइनस का 2। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि इनके सभी पदों में जो अंतर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। अतः हम बोल सकते हैं कि क्या यह एक एपी है, तो हम बोल सकते हैं कि यह एक एपी है। अतः दी हुई श्रेणी एपी श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, एपी श्रेणी है। अब हमें इसके अगले दो पद ज्ञात करने हैं। वो कह रहा है कि इनके अगले दो पद ज्ञात कीजिए, तो इसके भी हमें अगले दो पद ज्ञात करने और इसके भी अगले दो पद ज्ञात करने। तो पहले सवाल में यदि हम देखें तो हमें जो है 4 पद दिए गए हैं, यानी हमें अब 5वां पद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं A5, यानी जो 5वां पद होगा वो क्या होगा हमारा A5। तो हमें जो है चौथे पद में D जोड़ देना है, यानी हमारे पास D कितना आया था, हमारे पास सभी का जो अंतर है वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो हमें इस 22 में यानी चौथे पद में क्या जोड़ना है, D जोड़ना है। चौथे पद में D जोड़ देंगे हम, तो क्या आ जाएगी हमारे पास 5वां पद आ जाएगा। चौथा पद हमारे पास 22 है और D हमारे पास 6 है, तो 5वां जो पद आएगा वो आएगा हमारे पास 28। तो यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी की परिभाषा से ही पता चलता है। इस परिभाषा क्या है कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें हम यानी जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके चौथे पद में हमने एक निश्चित संख्या 6 को जोड़ा, तो इसका हमें 5वां पद मिल गया है। इसी प्रकार से हम 6वां पद ज्ञात कर लेंगे। A6 बराबर A5 में हम क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, यानी 5वें पद में क्या जोड़ देंगे D। तो 5वां पद आया 28, उसमें जोड़ेंगे हम D, तो हमारे पास 6वां पद आ जाएगा कितना 34। कितना आ जाएगा 34। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सवालों को पहले ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब जो है हमें इस श्रेणी के भी जो है अगले दो पद ज्ञात करने। तो ये जो है हमारा चौथा पद है, क्या है चौथा पद है, और इसी पद में जो है हम क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। हम जब चौथे पद में D जोड़ेंगे तो 5वां पद आ जाएगा, यानी -5 में -2 जोड़ेंगे तो हमें जो 5वां पद मिलेगा वो कितना मिलेगा माइनस का 7। इसी प्रकार से हम इस 7वें पद में यानी 6वें पद में वो 5वें पद में हम 5वें पद में हम क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे, तो हमारे पास 6वां पद आ जाएगा माइनस का 9। तो इस प्रकार से हम जो है अगले दो पद ज्ञात कर सकते हैं। आप अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से इन सवालों को कर लीजिएगा। अब हम जो है इसका तीसरा पार्ट करते हैं इसी उदाहरण का। तीसरा पार्ट है हमारे पास -2, -2 डॉट ये हमें एक श्रेणी दी गई है। तो इसको हमें पता करना है कि यह एक एपी श्रेणी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रथम दो पदों में अंतर को ज्ञात करेंगे, यानी A2 माइनस का A1। तो D बराबर A2 का मान हमारे पास 2 है, माइनस हम A1 को घटाएंगे यानी -2। तो यहाँ पर D बराबर +2 और प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +2। तो D बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। D बराबर क्या मिल गया है हमारे पास 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों में यानी हम यानी पहले चौथे पदों यानी पहले 4 पदों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। यदि इनमें पहले 4 पदों में अंतर समान है तो हम बोल सकते हैं कि जो है यह एक एपी श्रेणी है। तो हम अब ज्ञात करेंगे A3 माइनस का A2, और यहाँ पर हम देख लेंगे A3 का मान -2 माइनस A2 यानी -2 है। तो हम जो है -2 माइनस का 4। तो ये देखिए जो है हमारे पास पहले दो पदों में अंतर कितना आ रहा है प्लस के 4, और अगले 3 पदों का अंतर जो है वो कितना आ रहा है -4। तो यहाँ पर प्रथम 3 पदों में अंतर कैसा नहीं है, समान नहीं है। अतः हम बोल सकते हैं कि यह एक एपी श्रेणी नहीं है। जब यहीं पर अंतर समान नहीं है तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे यदि हमारा अंतर समान भी आ रहा है तो हमारा यदि 50 बार अंतर समान आ रहा है और एक बार अंतर
समान नहीं आ रहा है तब भी हम उसे क्या बोलेंगे कि यह एक AP श्रेणी नहीं है, क्योंकि AP श्रेणी का मतलब है कि सभी पदों में अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी सर्वांतर होना चाहिए, सर्व अंतर जिनमें सभी का अंतर समान हुआ था, हम बोल सकते हैं कि यह एक AP श्रेणी नहीं है। अतः यह है एक AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP श्रेणी नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जो है थर्ड पार्ट होता है। हम इसके फोर्थ पार्ट पे बढ़ते हैं, चौथे पे। चौथा जो पद है यानी चौथा जो पार्ट है वो क्या है, 1,1,1 2,2,2 3,3,3 डॉट इस प्रकार से हमें दी गई है श्रेणी। अब हम करेंगे क्या, इसको चेक करेंगे कि ये यानी AP श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रथम दो पदों में अंतर ज्ञात करेंगे, यानी A2 माइनस का A1, और यहाँ पर ज्ञात करेंगे अगले तीन पदों में तो A3 माइनस का A2। तो यहाँ पर हम D बराबर A2 यानी माइनस प्लस का 1 और माइनस A1 यानी 1, तो D बराबर क्या मिल जाएगा 0। यहाँ पर D बराबर A3 यानी 1 माइनस A2 यानी 1, तो D का मान क्या मिला है 0। अब जो हम इन दोनों पदों में अंतर ज्ञात करेंगे, यानी D बराबर A4 माइनस A3। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे D बराबर A4 यानी 2 माइनस A3 यानी 1। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, वही इन दोनों में कितना आ रहा है 0। तो यहाँ पर अंतर कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, यानी इस AP श्रेणी में यानी इस समांतर श्रेणी में सभी पदों का अंतर समान नहीं आता, हम बोल सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह है AP श्रेणी नहीं है। अतः यह क्या नहीं है, एक AP श्रेणी नहीं है। इस प्रकार से हम जो है सवाल को कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज में इस प्रकार के बहुत सवाल प्रैक्टिस के रूप में दिए गए हैं, तो आप वहां पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। इसका ये कॉन्सेप्ट था, उदाहरण था, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम 5.1 एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आ चुके हैं हम एक्सरसाइज 5.1 पर, और यहाँ पर थोड़ी जो किताब है वो ज़्यादा ही गंदी हो रखी है, यानी यहाँ पर ज़्यादा ही कट लगे हुए हैं। इससे आपको कोई भी इससे सबको नज़रअंदाज करना है और हम अपने सवाल पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा पहला सवाल दिया गया है वो दिया गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में किन परिस्थितियों में संबंधित संख्याओं की सूची AP है और क्यों। तो हमें सवाल में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंधित संख्याओं की सूची AP है और क्यों। तो इसमें जो हमें 5 सवाल दिए गए हैं, 4, इसमें कितने सवाल दिए गए हैं, 4 सवाल दिए गए हैं, और इसमें से हमें पता करना है कि कौन सी AP श्रेणी है और कौन सी AP श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर हमें थ्योरी दी गई है और इस थ्योरी से हमें AP श्रेणी निकालनी है। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को पढ़ते हैं, और पहला सवाल क्या दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना लग रहा है 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी यदि हम प्रथम किलोमीटर के लिए चलते हैं, यदि हम 1 किलोमीटर चलते हैं, कितना चलते हैं 1 किलोमीटर चलते हैं, तो हमें कितना किराया देना पड़ता है 15 रुपये। और यदि हम उसके अतिरिक्त चलते हैं, यदि हम अतिरिक्त किलोमीटर चलते हैं तो हमें जो है 8 रुपया और अधिक देना पड़ता है। तो आपको बताना है कि क्या यह एक AP श्रेणी है या नहीं। तो चलिए हम इस जो है समस्या को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हम प्रश्नावली 5.1 पहले का पहला सवाल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, और क्या है, टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया। हम यहाँ पर लिखेंगे टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये, कितना है 15 रुपये। और यदि आप 1 किलोमीटर से अधिक चलते हो तो हर यानी प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपया किराया आपको अधिक देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा, किराया 15 प्लस 8 रुपया, यानी 8 रुपया अधिक लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। इसी प्रकार से हम तीसरे किलोमीटर के लिए किराया के लिए
किराया कितना होगा हमारे पास 15 + 8 रुपये और बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा 31। इसी प्रकार से यदि हम चौथे के लिए निकालें, पाँचवें के लिए निकालें तो सब यानी सब जो है प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ता चला जाएगा। यानी इनमें जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कैसा है, समान है। इनमें जो है अंतर कितने का है 8 रुपये का है। और प्रत्येक पद यानी जो अगला पद होता है वो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, और वह संख्या क्या है 8। यदि हम इस 31 में 8 जोड़ेंगे तो हमें चौथा पद प्राप्त होगा, और यदि हम उसके अगले वाले पद में 8 जोड़ेंगे तो हमें उसके अगले वाला पद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक एपिसेडी है। हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार यह एक एपिसेडी 15, 23, 31, डॉट इस प्रकार से एक एपिसेडी क्या होती है, बनती है। तो ये हमने जो है पहला सवाल सॉल्व कर दिया है। इस प्रकार से जो है हमारा सवाल हो जाना है। बच्चों पहले का दूसरा है हमारे पास, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये दूसरा सवाल है हमारे पास। वो कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, और हवा की मात्रा का मतलब है आयतन। किसी बेलन में हवा उपस्थित है जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है वह प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यानी जो हवा निकालने वाला पंप है वो बेलन की जो हवा उपस्थित है बेलन में, उसमें से एक बार में 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमको बताना है कि यह एक एपिसेडी बनाता है कि नहीं। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं कि यह एक एपिसेडी है या नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस हवा की मात्रा को ही जो है प्रथम पद मान के चलेंगे, और यहाँ पर हमें हवा की मात्रा नहीं दी गई है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसे मान लेंगे। माना हवा में यानी जो बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा हमारे पास हमने माना कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 यूनिट है। तो इसका 1/4 भाग हवा वाला पंप क्या कर देता है, निकाल देता है। तो क्या करेंगे, इसका 1/4 भाग, तो हवा की मात्रा का 1/4 भाग, हवा की मात्रा का 1/4 भाग, 1/4 मतलब 1/4 भाग क्या होगा हमारा, 1 गुणा 1/4, तो 1/4 आ जाएगा। तो हमने पहला पद किसे माना, इसे माना। हमने पहला पद यानी टर्म 1 इसे मान लिया है। अब इसका जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, दूसरा पद होगा हमारे पास, हम इसी यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। यानी पहले वाले पद में से हम 1/4 को घटा देंगे। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 4 - 1, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3/4। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दूसरा पार्ट आ जाएगा। और इसका चौथा भाग यानी इसका 1/4 भाग कितना होगा, भाग कितना होगा, 3/4 गुणा 1/4, तो इसका जो होगा वो होगा 3/16। अब हम इसका तीसरा पद ज्ञात करते हैं, A3 बराबर यानी इसमें से होगा हमारा यानी दूसरे पद में से, तो 3/4 माइनस 3/16। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम में आएगा 16, तो यहाँ पर 4 का होगा मल्टीप्लाई यानी 12 - 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9/16। इस प्रकार से इसका चौथा भाग कितना होगा, 1/4 भाग कितना होगा हमारे पास, 9/16 गुणा 1/4, तो इसका होगा 9/16 चौका 48। तो इस प्रकार से हम 16 चौको 64। तो इस प्रकार से हमने जो है कितने पद निकाल लिए, इसके 3 पद निकाल लिए। और यदि हम इसमें अंतर देखें, क्या देखें, अंतर देखें, ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा, ये तीसरा है, और ये हमारा चौथा पद नहीं है, यहाँ पर 3 ही पद है। अब हम यदि इसमें अंतर निकालें, यानी अंतर निकालें हम पहले 2 पदों का, यानी A2 - A1, तो पहला पद हमारे पास 1 है और दूसरा पद है हमारे पास 3/16। तो इसमें अंतर निकालें तो हमें कितना मिल रहा है, इनमें अंतर मिल रहा है हमें 13/16। अब हम दूसरे में अंतर निकालें, यानी A3 तीसरे टर्म में से दूसरा पद घटाते हैं, तो हमारे पास तीसरा टर्म है जो है 9/16 माइनस दूसरा टर्म है 3/16। तो इनमें जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6/16। तो यहाँ पर देखिए अंतर समान नहीं आ रहा है।
तो बच्चों अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट, और इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यह आएगा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। जैसा कि आपको पता है कि पहली मीटर की खुदाई अधिक कठिनाई होती है, इसलिए उसके लिए 150 रुपये है और बाद की खुदाई के लिए हर मीटर यानी प्रति मीटर के हिसाब से 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो आप बताइए कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है और यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्व, और इसको हम करेंगे। पहले मीटर के लिए जो खुदाई है वो कितनी है, कुआं की 1 मीटर की खुदाई, यानी पहले मीटर की खुदाई कितने हैं, 150 रुपये में हो रही है। दूसरे मीटर की खुदाई, दूसरे मीटर की खुदाई, इस पे जो है कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 50 रुपये, यानी 150 प्लस 50 तो कितने रुपए हो जाएंगे, 200 रुपये। इसी प्रकार से यदि हम तीसरे मीटर के लिए निकालें, तीसरे मीटर की खुदाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा 150 प्लस 50 तो इसमें जो होगा वो कितना होगा, 250। इसी प्रकार से चौथे मीटर के लिए, पाँचवें मीटर के, इसी हिसाब से जो होगी हमारी क्या बढ़ती जाएगी, खुदाई बढ़ती जाएगी और इसका पैसा भी हर यानी एक निश्चित संख्या के बाद जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर जो होगी हमारी यह एक एपीसीडी बन जाएगी। अतः यह है एक एपीसीडी होगी, क्या होगी, एक एपीसीडी होगी। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि यह एक एपीसीडी होगी। इस प्रकार से पहला पद जो है, पहले मीटर के लिए खुदाई 150 है, दूसरे मीटर के लिए 50 रुपये पड़ जाती है यानी 200। उसी प्रकार से हम तीसरे किलोमीटर के लिए 250, चौथे मीटर के लिए 300, पाँचवें मीटर के लिए जो खुदाई होगी वो होगी 350। इसी प्रकार से यह एक निश्चित अंतर यानी 50 का अंतर हमें इसमें, यदि इसमें 50 जोड़ते जाते हैं तो हमें अगला पद प्राप्त होता जाता है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट था। प्यारे बच्चों, पहले का चौथा है हमारे पास सवाल, खाते में प्रत्येक बरस का मिश्र धन जबकि खाते में प्रत्येक बरस का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हमें पता करना है कि यह एक एबीसीडी है या नहीं। तो पहले का चौथा सवाल है हमारे पास, पहले का चौथा सवाल, और इसमें जो है हमें पता करना है कि यह एक एबीसीडी है या नहीं। तो हमें जो है इस मिश्र धन को प्रथम पद मान के चलना है। तो यहाँ पर जो हमारे प्रथम बरस का मिश्र धन है वो कितना है हमारे पास, 10,000 रुपये। कितना है, 10,000। तो ये जो होगा वो कितना होगा, हमारा प्रथम पद होगा, प्रथम पद ये होगा प्रथम पद। अब हमें जो है दूसरा पद इसी की सहायता से निकालना है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज 8 रुपये वार्षिक की दर से। तो यहाँ पर जो दर होगी वो कितनी होगी हमारी, 8%, 8 रुपये वार्षिक की दर से। यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक बरस के लिए निकलता है यानी हर बरस के लिए। तो दूसरे बरस के लिए क्या निकालेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा 10,000 यानी मिश्र धन, और 8 गुणा 1/100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले यानी जो ब्याज आएगा दूसरे बरस के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 8,000। तो अब दूसरे बरस के लिए इसका मिश्र धन कितना बन जाएगा, दूसरे बरस के लिए इसका मिश्र धन बन जाएगा 10,800 रुपये। अब हम तीसरे बरस के लिए चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे ज्ञात। तो तीसरे बरस के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हमारा जो मिश्र धन यानी मूलधन होता है वो हर बरस वह ब्याज जुड़कर वह मूलधन बन जाता है, फिर उस पर ब्याज चलता है। तो यहाँ पर 10,800 गुणा 8 गुणा 1/100, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट देंगे। तो अब इसके लिए जो ब्याज आएगा वो आएगा हमारे पास 864। अब जो है तीसरे बरस के लिए जो मिश्र धन बनेगा वो कितना बनेगा हमारे पास, हम अब 10,800 में 864 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 864। तो हमारे पास आ जाएगा 11,664। तो इस प्रकार से देखिए आप कि पहले बरस में जो मिश्र धन था वो 10,000 था, दूसरे बरस में जो मिश्र धन होगा वो हो गया 10,800, और तीसरे बरस में जो मिश्र धन हो गया वो कितना हो गया
11,664। तो इस प्रकार जो है इसमें अंतर समान नहीं है। क्या नहीं है? अंतर समान नहीं है। हम यहाँ पर डी का मान ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में से यानी 10,800 में से यदि हम 10,000 को घटाएंगे, किसको घटाएंगे? 10,000 को घटाएंगे तो हमें जो डी मिलेगा वो कितना मिलेगा? 800 मिलेगा। और यदि हम तीसरे बरस के मिश्र धन में से यानी 11,664 में से दूसरे बरस के मिश्र धन को घटाएंगे यानी 10,800 को घटाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 4, 6 और यहाँ पर 16 में से 8 गया 8। तो हमें जो दूसरे बरस के लिए मिश्र धन मिलेगा वो कितना मिलेगा? यहाँ पर 4, 6 और यहाँ पर मिलेगा हमें 864। यानी हमें जो तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन मिलेगा वो अंतर मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास 800। और यहाँ पर जो हमें मिश्र धन वो अंतर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 800 और यहाँ पर मिलेगा 864। तो यहाँ पर अंतर समान नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक एबीसीडी नहीं है। क्या नहीं है? यह एक एबीसीडी नहीं है। अब जो है हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे के क्वेश्चंस को करते हैं। वे बड़े ही आसान हैं, आपको बिल्कुल सरल लगेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और डी निम्नलिखित दिए गए हैं। तो बच्चों, जब आपको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया गया हो तो आप जो है समांतर श्रेणी जहाँ तक चाहो वहाँ तक बना सकते हो, वहाँ तक आप लिख सकते हो। और एक बात और है बच्चों की जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी कभी भी क्या नहीं हो सकती है? समांतर श्रेणी नहीं हो सकती है। चक्रवृद्धि ब्याज की कभी भी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो है मिश्र धन बदलता रहता है हर वर्ष के लिए। साधारण ब्याज की एपी श्रेणी हो सकती है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की एपी श्रेणी नहीं हो सकती है। और इसका हम पहला सवाल करते हैं, दूसरे का पहला। इसमें हमें जो पहला पद दिया गया वो दिया गया है 10 और जो डी का मान दिया गया वो भी हमें कितना दिया गया है? 10। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहला पद और हमें डी दिया गया है तो इसका वो कह रहा है कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, जब हमें प्रथम पद और सार्वंतर डी दिया गया है तो हम पूरी श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा? पहले पद में हमें डी जोड़ना होगा तो हमारे पास दूसरा पद आ जाएगा। यानी पहले पद 10 है और हमारा डी भी 10 है तो हमारा जो दूसरा पद होगा वो कितना होगा? 20। अब हम जो है तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में क्या जोड़ देंगे? डी जोड़ देंगे। यानी हमारे पास हो जाएगा 20 प्लस डी का मान 10। तो जो हमारे पास तीसरा पद होगा वो कितना होगा? 30। अगला हम चौथा पद ज्ञात करते हैं यानी A4। तो यहाँ पर 30 में कितना जोड़ देंगे? 10। यानी तीसरे पद में हम डी जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40। तो इस प्रकार से प्रथम हमने 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। पहला पद 10 है, दूसरा पद 20 है, तीसरा पद 30 है, चौथा पद कितना है? 40 है। अब हम इसका जो है सेकंड पार्ट करते हैं और सेकंड पार्ट हमारा ए का मान -2 और डी का मान है कितना? 0। डी का मान कितना है? 0। तो इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद के लिए क्या करेंगे? हम पहले पद में डी को जोड़ देंगे। तो पहला पद हमारा -2 है और डी का मान 0 है तो जो दूसरा पद है वो भी कितना आएगा? -2। यानी इनके पदों में अंतर कितना है? 0 है। मतलब ये जो सारे पद हैं वो कैसे आएंगे? बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे। यानी तीसरा पद भी क्या होगा हमारा? दूसरे पद में हम डी को जोड़ेंगे यानी 0 तो तीसरा पद भी क्या आएगा हमारे पास? -2। चौथा पद करेंगे तो -2 यानी तीसरे पद में हम अंतर जोड़ेंगे डी को 0 तो हमारा चौथा पद भी कितना आएगा? -2। तो इस प्रकार से हमने इसके भी प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। अब जो हम इसका तीसरा पद ज्ञात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए का जो मान है, इसका तीसरा पार्ट क्या दिया गया है? ए का जो मान है वो कितना है? 4 है और डी का जो मान है वो कितना है? -3। तो हमको बताना है कि यहाँ पर इसके प्रथम 4 पद क्या होंगे। तो हम इसको करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे इसको। दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में हम डी को जोड़ देंगे। तो पहला पद है हमारा 4 और डी जो है वो है -3। तो यहाँ से घट जाएगा -3। तो A2 बराबर 4 -3। तो जो हमारा दूसरा पद आएगा वो कितना आएगा? 1। अब इसी प्रकार हम इसका तीसरा पद ज्ञात करते हैं। A3 बराबर A प्लस का बोर। दूसरे पद में क्या जोड़ देंगे हम? डी। तो दूसरा पद क्या हमारा? 1 और डी क्या है हमारे पास? -3। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर -3। तो हमारे पास जो तीसरा पद आएगा वो आएगा -2। अब हम इसका चौथा पद याद करते हैं तो ये 4 बराबर
A3 में क्या जोड़ देंगे D, तो तीसरा पद क्या माइनस का 2 और D क्या है हमारे पास माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। तो इस प्रकार से हमने इसके प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए हैं। ये हमारे इसके क्या हैं प्रथम 4 पद हैं। अब हम इसका क्या चौथा पार्ट शुरू करते हैं। चौथा पार्ट हमें क्या दिया गया है उसको हम करते हैं। तो बच्चों चौथा पार्ट दिया गया है हमें A बराबर -1 और D बराबर 1/2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पद ज्ञात करेंगे। पहले पद में क्या जोड़ देंगे हम D, यानी पहले पद में हम D जोड़ेंगे। तो पहला पद -1 है और D कितना है अपना 1/2। यहाँ पर ऐसे हम लेंगे, या आप चाहो तो सीधा इसका गुणा इसमें कर सकते हैं, यानी -2 + 1/2। तो यहाँ पर -1/2 क्या कौन सा पद आ जाएगा A2। कौन सा पद आ जाएगा A2 आ जाएगा हमारा -1/2। इसी प्रकार हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे A3। तो दूसरे पद यानी -1/2 में हम D को जोड़ देंगे, यानी 1/2। अब यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का, ये प्लस का है, यानी जो हमें तीसरा पद मिलेगा वो कैसा मिलेगा 0 मिलेगा। इसका हम चौथा पद ज्ञात करेंगे यानी A4। तो हम चौथे पद यानी 0 में वो तीसरे पद में D जोड़ देंगे। तो तीसरा पद 0 है और D क्या है 1/2। तो हमें जो चौथा पद है वो कितना मिलेगा 1/2। तो इस प्रकार से हम इस के भी प्रथम 4 पद ज्ञात कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए हम इसका तीसरे के क्वेश्चन करते हैं। पहले बच्चों तीसरे क्वेश्चन में भी हमें चार क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर D ज्ञात कीजिए। हमें इन चारों श्रेणियों के जो है प्रथम पद ज्ञात करने हैं और इनके सार्वअंतर भी ज्ञात करने हैं। तो हम इसका तीसरे का पहला देखते हैं। तीसरे का पहला पार्ट में हमें श्रेणी दी गई है वो 3 1 -3 ... हमें यह एक श्रेणी दी गई। इसका प्रथम पद और सार्वअंतर D ज्ञात करना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे और हम जानते हैं कि किसी भी श्रेणी का जो पहला पद होता है वहीं उसका क्या होता है प्रथम पद होता है। तो इसका जो प्रथम पद यानी A होगा वो कितना होगा 3, और सार्वअंतर जो इसका होगा सार्वअंतर को हम D से व्यक्त करते हैं, क्या होगा अगले वाले पद में से यानी A2 में से A1 को घटा देंगे, या आप चाहो तो इस -3 में से भी -1 को घटा सकते हो, यानी अगले पद में से पिछले वाले पद को घटा देना है। तो यहाँ पर दूसरे पद में से पहले पद को घटा रहे हैं हम। तो पहला जो दूसरा पद है वो है 1 और जो हमारा पहला पद है वो कितना है 3। तो हमारे पास जो अंतर आएगा वो कितना आएगा -2। तो हमें मिल चुका है कि जो सार्वअंतर है वो कितना है -2 और इसका जो प्रथम पद है वो कितना है 3। तो सिंपल सा जो है सवाल था। इस एक्सरसाइज में हमें समांतर श्रेणी का जो है पूरा बेसिक बताया गया है, बस और कुछ नहीं। तो बस अब इसका हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है -5 -1 3, 7 ... ये हमें एक AP श्रेणी दी गई है। तो इसका जो प्रथम पद है और सार्वअंतर D है वो हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद जो इसका होगा प्रथम पद A बराबर क्या होगा -5 और सार्वअंतर D यानी इसमें जो है सभी का अंतर समान होगा। तो उसको भी हमें ज्ञात करना है। D बराबर A2 -A1। तो A यानी D बराबर A2 कितना है -1 और A1 कितना है -5, यानी -A है और -5 ये है। तो D बराबर -1 माइनस क्या हो जाएगा +5। तो D बराबर मिल जाएगा हमें 4, यानी इसका जो सार्वअंतर होगा वो कितना होगा 4 और इसका जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा -5। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं और तीसरा पार्ट दिया गया हमारे पास 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... इस प्रकार से हमें श्रेणी दी गई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... दी गई है। तो इसका जो प्रथम पद है वो क्या होगा 1/3, क्योंकि किसी भी श्रेणी का जो प्रथम पद होता है भाई यानी पहला पद होता है भाई क्या होता है उसका प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होगा हमारे पास A बराबर 1/3 और इसका सार्वअंतर D क्या होगा सार्वअंतर D बराबर हम अब इस अगले वाले पद में से पिछले वाला पद घटा देते हैं, यानी 13/3 में से 9/3 हम घटा देते हैं। वो आप कहोगे सर आप तो पहले 2 पद को घटा रहे हैं, अगले वालों को क्यों नहीं घटा रहे हैं। तो हम इनमें से भी क्या कर देंगे घटा देते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम में आएगा 3 और ऊपर आएगा 13 - 9। तो इसका जो अंतर निकलेगा वो निकलेगा हमारा 4/3। तो इनका सभी का जो सार्वअंतर होगा वो कितना होगा 4/3 और जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा 1/3। तो इस प्रकार से हमारा इसका तीसरा पार्ट भी सॉल्व होता है। अब इसका हम चौथा पार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका चौथा पार्ट जो दिया गया वो दिया गया है 0.6, 1.7,
2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार से हमें यहाँ दी गई है और इसका हमें प्रथम पद ए और सारवंतर डी ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ए क्या होगा 0.6 और इसका सारवंतर जो डी होगा वो क्या होगा, अगले पद में से पिछले वाले पद को घटा देंगे, यानी डी बराबर हमें कितना मिलेगा 1.1, कितना मिल जाएगा 1.1। तो इसका जो सारवंतर वो 1.1 है और जो इसका प्रथम पद है वो कितना है 0.6। तो इस प्रकार से हमने इसका चौथा पार्ट ही फिनिश कर दिया है। अब हम इसके चौथे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर और इनके अगले 3 पद यानी सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए और इसके क्या करने हैं 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल 15 सवाल दिए गए हैं और इन सवालों को एक ही मेथड से होना है, सब मेथड से होना है। तो हम आपको जो है इसके जो क्वेश्चन है वो 5-6 क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आपको इन सवालों को प्रैक्टिस के तौर पर करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट दिया गया है 2, 4, 8, 16 ज्ञात करो कि यह एक एपीसेंडी है और यदि यह एक एपीसेंडी है तो इसका सारवंतर डी और इसके अगले 3 पद लिखो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और इसमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। इसका प्रथम पद क्या होगा 2 होगा और इसका प्रथम पद क्या होगा 2 होगा। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी को कैसे ज्ञात करते हैं, हम इनमें अंतर ज्ञात करते हैं कि इनमें अंतर समान है या नहीं। तो हम सबसे पहले 2 पदों में देखेंगे, फिर इसके नेक्स्ट पद यानी तीसरे पद में से उसका दूसरा पद घटा देंगे। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे तो A2 यानी हमारे पास 4 है माइनस A1 कितना है 2। तो इनमें अंतर जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 2 निकल रहा है। इनमें अंतर देखें तो A3 यानी हमारे पास 8 माइनस A2 यानी 4। तो इनमें अंतर कितने का निकल रहा है, इसमें अंतर 4 का निकल रहा है। तो पहले 3 पदों में अंतर क्या नहीं निकल रहा है, समान नहीं निकल रहा है। पहले 2 पदों में 2 निकल रहा है और पहले 3 पदों में अंतर कितना निकल रहा है 4 निकल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यह एक एपीसेंडी नहीं है। क्या नहीं है, यह एक एपीसेंडी नहीं है। और जब नहीं है तो ना ही हमें इसका सारवंतर निकालना और ना ही इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो अतः यह एक एपीसेंडी नहीं है, यह एक एपीसेंडी नहीं है। इस प्रकार से हमने इसका पहला पार्ट सॉल्व कर दिया है। अब इसका हम दूसरा पार्ट देते हैं और दूसरा पार्ट हमारे पास 2, -5/3 वो 2, 5/3, 3, 7/2 डॉट 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 डॉट। तो इस प्रकार से हमें ये श्रेणी दी गई है। सबसे पहले हम इनमें अंतर ज्ञात करेंगे कि इनका अंतर समान है या भिन्न भिन्न है। तो हम पहले 2 पदों में ज्ञात करेंगे यानी A2 माइनस का A1। तो D बराबर A2 कितना हमारा 5/3 माइनस A1 कितना है 2। अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो सीधा 3 का कर देंगे 2 से गुणा, तो 5 माइनस 2 6/3। तो D क्या आ जाएगा, D आएगा -1/3। अब जो हम क्या करेंगे इसके अगले वाले पदों में अंतर को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर D बराबर A3 माइनस का A2। तो D बराबर A3 का मान कितना हमारे पास 3 माइनस A2 का मान कितना 5/3। तो D बराबर 3, यहाँ पर एलसीएम लेंगे यानी 3 3 का 9 माइनस 5/3। तो हमें जो मिलेगा अगला अंतर कितना मिलेगा प्लस का 4/3। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो अंतर निकल रहा है वो निकल रहा है 4/3 और यहाँ पर जो अंतर निकल रहा है वो निकल रहा है -1/3। तो यहाँ पर जो है अंतर समान नहीं आता, हम बोल सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। आप यहीं लिख दीजिएगा कि यह एक एपीसेंडी नहीं है। इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं। इसका तीसरा पार्ट दिया गया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट। इस प्रकार से हमें समांतर श्रेणी दी गई है। तो हमें बताना है कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ पर हमें अंतर ज्ञात करना होगा। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो यहाँ पर D बराबर दूसरा पद क्या है -3.2 और पहला पद क्या है -1.2। तो D बराबर -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2। तो D बराबर निकलेगा हमारा -2.0। आगे करेंगे तो यहाँ पर A3 माइनस का A2 यानी A3 कितना है हमारा -5.2 माइनस A2 कितना है -3.2। तो आगे करेंगे यानी D बराबर -5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3.2।
2। तो डी बराबर मिलेगा हमें 2 दशमलव यानी -2.0। आगे करेंगे हम तो डी बराबर A4 माइनस का A3। तो डी बराबर A4 का मान कितना है हमारे पास -7.2 माइनस 5.2। तो डी बराबर निकलेगा हमारे पास -7.2 माइनस क्या हो जाएगा +5.2। तो डी बराबर आएगा हमारे पास माइनस का 2.0। तो इस प्रकार से इनमें देखिए कि सभी में सार्वत्रिक अंतर कैसा है, समान है। अतः इनका जो सार्वत्रिक अंतर होगा वो क्या होगा -2। दशमलव के बाद 0 का कोई भी महत्व नहीं होता है, तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं -2.0 या फिर हम बोल सकते हैं -2। इसका क्या सार्वत्रिक अंतर है। और यदि यह सार्वत्रिक अंतर समान है तो क्या होगी, यह एक एपिसेडी होगी। और जब एक एपिसेडी है तो हमें इसके अगले 3 पद भी ज्ञात करने होंगे। तो इसके अगले 3 पद जो है हम ज्ञात करेंगे। तो अभी हमें कितने पद दिए गए हैं, यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं। कितने पद दिए गए हैं, 4 पद। तो इसका जो हम 5वां पद ज्ञात करेंगे तो A5 बराबर चौथे पद में हम डी जोड़ देंगे। तो चौथा पद क्या है, चौथा पद है हमारे पास -7.2। अब हम इसमें डी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और डी है हमारे पास -2.0। तो ये 5 बराबर आ जाएगा -7.2, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस आएगा 2.0। तो ये 5 बराबर आ जाएगा हमारे पास -9.0। इसका अगला पद ज्ञात करते हैं A6। तो यहाँ पर आएगा प्लस का 7.2 वो, यानी हम 5वें पद में जोड़ेंगे ना डी, 5वें पद में जोड़ेंगे यानी -9.2 में जोड़ेंगे हम डी यानी -2.0। तो A6 बराबर आएगा -9.2 और -2.0। तो यहाँ पर A6 बराबर -11.2 इसका जो है 6वां पद आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके 7वां पद याद करते हैं यानी A7। तो 6वें पद में हम डी को जोड़ देंगे। 6वां पद है -11.2 और इसमें हम जोड़ देंगे डी को यानी -2.0 को। तो 7वां पद जो आएगा वो आएगा -11.2 -2.0। तो 7वां पद आएगा हमारे पास -13.2। तो इस प्रकार से इसके प्रथम अगले 3 पद यानी इसके अगले जो हैं 3 पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एपिसेडियों को किस प्रकार से हमें चेक करना है कि कौन सी एपिसेडी है और कौन सी एपिसेडी नहीं है, और उनके अगले पद किस प्रकार से हमें ज्ञात करने हैं, हमारा सार्वत्रिक अंतर क्या है और हमारा प्रथम पद क्या है। ये सब जो है हमने इस एक्सरसाइज में समझ ली हैं। और अब जो बाकी के सवाल होंगे आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये सारे के सारे सवाल आपको प्रैक्टिस के जरिए करने हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। और इसके जो अगली एक्सरसाइज, इसकी जो अगली एक्सरसाइज है 5.2, उसमें आपका जो जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सारी की सारी दूर होने वाली है, क्योंकि उसमें आपके पूरे डाउट हट जाएंगे। तो जैसे जैसे इस पार्ट को आप पढ़ेंगे वैसे ही आपको मज़ा आएगा। तो चलिए हम इसका यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके किसी नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।